15.1 एक्सरसाइज 15.1। लास्ट क्लास में आप इसका कॉन्सेप्ट देख चुके हो लास्ट वीडियो में। तो हम उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है एक्सरसाइज 15.1, उसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए आप। फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये किसके इक्वल होता है? तो इसको समझने के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करूंगा कि सपोज करो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कुछ रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल हैं, इस तरह से, ठीक है। ओके, मैंने माना कि 2 रेड बॉल हैं और 3 कितने क्या है, ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल 2, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी, 2। ओके, नंबर ऑफ रेड बॉल के बाद नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? तो ब्लू बॉल्स मैंने लिखा, ये है मेरे पास 3। इस तरह से सपोज करिए कोई क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं हमारे पास 2 और 3, ऐड कर दो, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 5, ठीक है। अब मैंने कहा कि रेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। रेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट बॉल इज रेड। तो आपने कहा ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ये तो क्लास 9th लेवल पर पढ़ के आए हैं कि रेड बॉल के लिए टोटल, रेड बॉल के लिए जो ट्रायल है या इवेंट है जो उसके फेवर में है रेड बॉल के, वो कौन है, कितने हैं, 2। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो टोटल है हमारे पास वो कितने हैं, 5, ठीक है। वो हमने नीचे लिख लिया। अच्छा, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई किसकी, रेड बॉल की। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने ब्लू बॉल के लिए निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि ये भी बहुत आसान है। ब्लू बॉल है कितनी, 3, और टोटल कितने हैं, 5। तो आंसर कितना हो गया, 3/5। ओके, अब हमने ये सोचा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्लू बॉल आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, इसका आंसर 3/5 आ रहा है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल लिखा हुआ है, क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, नॉट रेड, है ना। ये कितना आ रहा है, 3/5। यहाँ पर 2 ही तरह की बॉल है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है। तो अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? हमने उसको ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया कि हम रेड के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। 2 ही लोग तो हैं, एक रेड है एक ब्लू है। तो अगर ब्लू की निकाल रहे हो तो पहले तो आपने रेड की निकाली, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फिर आपने कहा अब ब्लू की निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, रेड की निकाल चुके हो, अब रेड के ना होने की निकाल रहे हो। रेड नहीं होगा इस बार, मतलब कौन होगा, ब्लू। तो अगर आप ब्लू के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, इसका मतलब आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो आंसर आया है, नॉट रेड। ओके, अब ये जो नॉट रेड है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर रेड होने का आंसर 2/5 आ रहा था। ये जो आंसर है नॉट रेड वाला, ये एक और तरीके से मैथमेटिक्स में निकाला जा सकता था, वो ये कि अगर मैं 1 में से माइनस कर देता क्या, 2/5, या मैं सिंपली ये कहूं कि मैं 3/5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2/5 लिख सकता हूँ या नहीं? अगर कहीं पर 3/5 लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, 1 - 2/5। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो 1 ऐसे ही ठीक है, -2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो ओके, अब यहां से ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, है ना, इक्वल्स टू में इधर क्या बचेगा, 1। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। कितना होता है, 1।
ये प्रोबेबिलिटी में कहीं भी किसी भी इवेंट के लिए एप्लीकेबल है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट में जो फिल किया जाना है उसमें क्या फिल किया जाना चाहिए, 1 फिल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट एंड कॉल्ड डैश करके वहां पर पूछा हुआ है, तो वो भी देख लीजिए आप। पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अब जैसे ये जो बॉक्स था इसमें से आप रेड बॉल निकाल सकते हैं, ब्लू बॉल निकाल सकते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसी बॉक्स के अंदर निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी फॉर वाइट बॉल, तो वाइट बॉल के फेवर में कोई भी यहां पर इवेंट नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा, 0। टोटल यहां पर कितनी बॉल है, 5, तो यहां पर क्या आएगा, 5, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो अब क्योंकि वाइट बॉल यहां पर है नहीं, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। और वाइट बॉल इसमें से, क्योंकि हमें पता है बॉक्स में सिर्फ रेड बॉल और ब्लू बॉल है, तो उसमें से वाइट बॉल तो निकाली नहीं जा सकती, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है, ये कैसा इवेंट है, क्या पढ़ा था आपने, इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। तो इसमें दो आंसर, दो चीजें लिखी जाएंगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, ठीक है, पहले तो आप ये लिखोगे। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट लिखेंगे, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पर। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसा इवेंट जिसका होना श्योर है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे यहां पर एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर सभी बॉल्स रेड हैं। ऐसा मैंने माना कि सभी बॉल्स कैसी हैं, रेड हैं, ठीक है। तो ओके, रेड रेड रेड। अगर सारी की सारी बॉल रेड हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आप कितनी लिखोगे, 5। कितनी है, 5। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये हमारे पास कितनी होंगी, 5, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रेड बॉल 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5, ओके। नाउ अगर मैं रेड बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो किसके इक्वल होगी, 5/5 के इक्वल। तो आंसर कितना आएगा, 1। तो इस तरह का इवेंट कि अगर आप किसी बॉक्स में अंदर हाथ डालते हैं और वहां से बॉल निकालते हैं, तो वो एक श्योर इवेंट है कि वहां से कैसी बॉल निकल कर आएगी, रेड बॉल। और क्योंकि आप श्योर हो, क्योंकि वहां पर कुछ और है ही नहीं उस बॉल के अलावा, रेड के अलावा कुछ और नहीं है, तो आप श्योर हो, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस तरह के जो इवेंट है वो श्योर इवेंट कहलाएंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसके दो आंसर लिखोगे आप, 1, और दूसरा आंसर क्या लिखोगे, दूसरा आंसर क्या लिखोगे कि ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, श्योर इवेंट, ठीक है, या पॉसिबल इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाइए। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब जैसे मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल लेकर दिखाया था, किसका एग्जांपल लेकर दिखाया था, बॉल्स का एग्जांपल, रेड बॉल और ब्लू बॉल का एग्जांपल, है ना। तो उसमें क्या था बच्चों, मैंने यहां पर 3 बॉल ले ली थी, ब्लू बॉल, ओके। अब नंबर ऑफ रेड बॉल है 2, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपने ले ली थी कितनी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपने ले ली 3। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास कितनी आ गई थी, 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स
ये आपके पास कितनी निकल कर आ गई थी 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आई थी, तो आंसर है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी निकल कर आई थी, तो आंसर है 3/5। ठीक है, अब इन दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कराएं, दोनों की जो अलग अलग हमने निकाली है, रेड की प्रोबेबिलिटी और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐड कराओ तो 2/5 प्लस 3/5, सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा 5/5, है ना। क्या आंसर आएगा 5/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि जितने भी इवेंट हैं, कितने इवेंट हैं इस जगह पर, एक तो रेड बॉल का होना और दूसरा ब्लू बॉल का होना, तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, जितने भी इवेंट आप यहाँ पर निकालते हो, अगर लास्ट में उनके सारे के सारे आंसर हम ऐड कर दें, तो ऐड करने पर क्या होगा, उनकी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी का जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी उनका सबका सम कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी का हमारा किसी भी इवेंट का जो आंसर होता है वो ऑलवेज लेस देन या इक्वल्स टू 1 होता है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे होता है, 0 से होता है। ठीक है बच्चों, ये वाली बात ध्यान रखोगे कि प्रोबेबिलिटी का जो हमारा आंसर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बट लेस देन और इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर से नंबर वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है, तो आंसर है 1। ठीक है, फिर से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, कोई भी ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, फिर से किसी जो इवेंट सर्टेन है, फिक्स है, श्योर है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इसे पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में क्या पूछा था, जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, जितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आती हैं, उन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम अगर लास्ट में किया जाए तो उसका आंसर कितना निकल कर आता है, हमने क्या देखा है, 1 के इक्वल निकल कर आता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का आंसर जो होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से ग्रेटर आ जाए। ठीक है, और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 0 से छोटा हो जाए। तो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब वो इवेंट कैसा हो, इम्पॉसिबल। 1 के इक्वल हो सकता है जब वो इवेंट कैसा हो, पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का आंसर जो ऑलवेज आएगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 भी हो सकता है किसके लिए, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, और 1 भी हो सकता है किसके लिए, पॉसिबल या श्योर इवेंट के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, बट लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 हुआ करता है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, और एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा क्यों। ठीक है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, क्या ये आउटकम एक इक्वली लाइकली आउटकम है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो इसने पूछा हुआ है कि इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है, ये सबसे पहले तो हमें समझना होगा, या हम पहले से अगर पिछली आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इक्वली लाइकली आउटकम हमने किसको नाम दिया था, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का एक एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर आपको दिया था, टॉस वाला। कौन सा वाला दिया था, टॉस वाला एग्जाम्पल दिया था, जिसमें इसके 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो और जितने भी इवेंट हैं
जितने भी इवेंट है, जैसे हेड एक इवेंट है, टेल एक इवेंट है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखाता हूँ। जैसे टॉस का एग्जाम्पल में हम देखें, हेड और टेल आता है, ठीक है ना। अब हेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो इसका आंसर 1/2 आएगा। टेल की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो इसका आंसर भी 1/2 आएगा, है ना। तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जितने भी इवेंट हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, इक्वल। सबकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, इक्वल। तो इसलिए ये जो दोनों इवेंट हैं ये क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। फिर से, जब भी किसी इवेंट में टॉस करना हमारा क्या है, एक इवेंट, ठीक है। इस इवेंट में ये हेड और टेल ये हमारे क्या निकल कर आते हैं, आउटकम, ठीक है। अब इस आउटकम में या तो आप इसको यहाँ पर ट्रायल भी लिख सकते हो कि हम ट्रायल हमारा क्या है, यहाँ पर टॉस, उससे आउटकम क्या आ रहे हैं, हेड एंड टेल। और यहाँ पर ये जो इवेंट है हेड एंड टेल, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में कैसी है, इक्वल। दोनों के आंसर सेम आते हैं, तो इसलिए ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। अच्छा, कॉइन को टॉस करने पर जो अगर कोई कॉइन ऐसा खड़ा हो जाता है तो हम वो वाला केस नहीं ले सकते, वो वाला केस नहीं लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही रेयरेस्ट केस है कि ऐसा होगा, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी बनती हैं, इक्वली लाइकली आउटकम बनती हैं। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक ड्राइवर ने एक कार को स्टार्ट किया और कार को स्टार्ट करने पर कार स्टार्ट हो जाती है या नहीं हो जाती है, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। तो आंसर है नो, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। क्यों नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम क्यों नहीं है, तो आंसर है कि इक्वली लाइकली आउटकम, पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। किसी ड्राइवर का कार को स्टार्ट करना और कार का स्टार्ट होना या ना होना इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ड्राइवर की ट्रेनिंग पर। किस पर डिपेंड करेगा, ड्राइवर की ट्रेनिंग पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको कार की चाबी दी कि ले लीजिए कार की चाबी, ये कार खड़ी हुई है और जाकर स्टार्ट कर दीजिए, ओके। अब आपको पता ही नहीं है, आपने डोर खोला, आपको पता ही नहीं है कार कहाँ से स्टार्ट होगी, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कभी भी कार स्टार्ट कर पाएंगे, नंबर एक बात। दूसरा, आपको ठीक है ये पता चल गया कि कार की यहाँ पर लगानी है और उसके बाद कार स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से कार स्टार्ट होगी। अब आप यही नहीं जानते कि उसको घुमाना है या फिर ऐसे ओपन करना है या ऑन ऑफ करना है, कुछ करना है वहाँ पर, वो आपको पता ही नहीं है। तो उस कार की ट्रेनिंग आपके पास है ही नहीं। अगर उस कार की ट्रेनिंग आपके पास है नहीं तो आप उस कार को कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि यह हमेशा इक्वली लाइकली वाला सीन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप कार को घुमाते हो सकता है इतना घुमाना हो, की को जब घुमाते हो तो इतना घुमाना हो, लेकिन आप हर बार इतना ही घुमा रहे हो उसको, तो क्या होगा, वो कार कभी स्टार्ट नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कार का स्टार्ट होना या ना होना, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि ड्राइवर की ट्रेनिंग कैसी है। कईयों को तो यही नहीं पता होगा कि कार स्टार्ट कहाँ से होगी, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसका मतलब कार की ड्राइविंग के लिए। तो इसलिए ये जो इवेंट है ये कैसा नहीं माना जा सकता, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ड्राइवर ट्रेनिंग, ओके। अच्छा, दूसरा पूछा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिस द शॉट, ठीक है। बास्केटबॉल के गेम में भी ये ट्रेनिंग पर डिपेंड करता होगा या नहीं, तो आंसर है हाँ, ऑलवेज किस पर डिपेंड करता होगा, ट्रेनिंग पर डिपेंड करता होगा। इस बात का क्या मतलब है, जैसे आपने मुझे बॉल को दिया, मैंने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, तो मैं तो फेंकूंगा तो बहुत ज़्यादा चांस किसके रहेंगे कि मैं मिस करता रहूँगा, हमेशा जब भी शॉट करूँगा तो क्या करूँगा, मिस करूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, उसकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। तो ये प्लेयर पर डिपेंड करेगा कि वो प्लेयर क्या रेगुलरली ट्रेनिंग उसकी होती रही है या नहीं होती रही है। अगर होती रही होगी तो हो सकता है कि वो उसमें वो शॉट मिस ना करे, लेकिन जिसने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली है उसको अगर आप बास्केटबॉल पकड़ा दोगे तो वो क्या करेगा, हमेशा मिस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर का या किसी बास्केटबॉल प्लेयर के लिए क्या दिया हुआ है, एक प्लेयर है जो अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल को शूट करने के लिए, तो वो मिस करेगा या शॉट हो जाएगा। तो ये जो है वो ट्रेनिंग पर डिपेंड करेगा, और इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ
कि इसको भी मैं नॉट इक्वली लाइकली नहीं ले सकता। नॉट इक्वली लाइकली के मैं क्या मेरा मतलब है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट का गेम होता है, क्रिकेट के गेम में सबसे पहले दोनों टीमों के बीच में टॉस किया जाता है, ठीक है बच्चों। दोनों टीमों के बीच में क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। अब सपोज करो आपकी इंडिया का और साउथ अफ्रीका का मैच होना है और आपने बास्केटबॉल मुझे पकड़ा दी, ठीक है, कि मैं अगर बॉल को फेंकूंगा तब डिसाइड होगा कि अगर बॉल उसमें चली गई तो इंडिया टॉस जीत गई, और अगर बॉल उसमें नहीं गई तो इंडिया टॉस हार जाएगी। अब क्या सोचते हो, क्या इंडिया कभी टॉस जीत पाएगी? आंसर है नो, कभी नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी डाल ही नहीं पाऊंगा उसमें, क्योंकि मेरी तो ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। तो 100 बार अगर टॉस करवाया जाएगा, अगर क्रिकेट मैच इसी हिसाब से होने लगे कि मेरे से कराया जाए कि मैं फेंक दूंगा, अगर अंदर चला गया तो इंडिया का टॉस विन हो गया, नहीं तो हार गया, तो क्या होगा? हमेशा इंडिया हारता ही रहेगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही नहीं है बास्केटबॉल में। तो इसलिए वहां से ये नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको इक्वली लाइकली आउटकम नहीं कह सकते हैं, दोनों के फेवर में होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से क्रिकेट के ग्राउंड में एक कार खड़ी कर दी जाए और किसी को भी एक रैंडम की पकड़ाई जाए और उससे कार अगर स्टार्ट हो गई, उसको एक की दे दी गई और कार स्टार्ट करने के लिए बोला, अगर कार स्टार्ट हो गई तो इंडिया जीतेगा, अगर कार स्टार्ट नहीं हुई तो साउथ अफ्रीका टॉस जीत जाएगा। तो ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो प्लेयर कैसा है। अगर वो बहुत अच्छा हो, अगर वो ड्राइवर अगर अच्छा होगा तो वो हर बार स्टार्ट कर देगा, तो हमेशा साउथ अफ्रीका ही टॉस जीतेगी। अगर ऐसा हुआ जो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए, उसे पता ही नहीं है कि कैसे स्टार्ट होगी, तो हमेशा इंडिया टॉस जीतती रहेगी। तो इसका मतलब ये फेवरेबल होगा, है ना। हमें ऐसा चाहिए जो दोनों के फेवर में हो, या तो इंडिया के और केवल साउथ अफ्रीका के फेवर में ना हो, दोनों के फेवर में होना चाहिए। तो टॉस जो है वो इक्वली लाइकली होना चाहिए। तो ना तो ड्राइवर के स्टार्ट करने से और ना बास्केटबॉल प्लेयर के फेंकने से हम क्रिकेट मैच का टॉस डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए दोनों ही जो आउटकम है वो कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। इसके बाद थर्ड हम बात कर लेते हैं। ओके, इसके बाद थर्ड वाला देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा या नहीं होगा? तो आंसर है हाँ, ये एक इक्वली लाइकली आउटकम होगा, क्योंकि जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिया कि अगर सपोज करो क्रिकेट के गेम में अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होना है और आप किसी एक रैंडम पर्सन को पकड़ कर लाते हो और उसको एक क्वेश्चन देते हो, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, तो वो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। और हमने ये भी बोला कि उस पर्सन ने अगर रॉन्ग आंसर दिया तो साउथ अफ्रीका जीतेगी, अगर उस पर्सन ने राइट आंसर दिया तो इंडिया जीतेगी टॉस। तो अब उसके पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो सही आंसर देगा, अगर वो जानता होगा तो वो सही आंसर देगा, नहीं जानता होगा तो वो गलत आंसर देगा। तो यहाँ पर ये जो चांस है वो दोनों इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए फेयर चांस हैं। इसलिए ये जो आउटकम होगा ये किस कैटेगरी में आएगा? ये इक्वली लाइकली आउटकम की कैटेगरी में आएगा, है ना, इक्वली लाइकली आउटकम। इसको हम इक्वली लाइकली आउटकम कह रहे हैं, और इनको क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात क्लियर है। अगर हमने कहा था कि अगर ड्राइवर कार को स्टार्ट करेगा, अगर वो जानता ही नहीं है, तो अगर आपने सपोज करो ऐसा किया है कि ड्राइवर कार को स्टार्ट कर लेगा तो इंडिया जीतेगी, ड्राइवर कार को स्टार्ट नहीं कर पाएगा तो साउथ अफ्रीका जीतेगी। अगर कोई ऐसा पर्सन हुआ जिसने कभी कार ही ना देखी हो, है ना, तो वो क्या करेगा, वो कभी कार को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो जब तक इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच होंगे हमेशा कौन जीतता रहेगा? तो आंसर है साउथ अफ्रीका जीतती रहेगी, क्योंकि कार ना स्टार्ट होने पर साउथ अफ्रीका की टॉस जीतने की बात कही गई है। तो इसका मतलब वो फेयर नहीं होगा, वो इंडिया के लिए फेयर नहीं होगा। ऐसे ही बास्केटबॉल वाला, अगर आप किसी रैंडम पर्सन को पकड़कर लाते हो और आप कहते हो इसने अगर बास्केटबॉल अगर डाल दिया तो इंडिया जीतेगी, अगर नहीं डाल पाया तो क्या होगा, साउथ अफ्रीका जीतेगी। अब आप किसी भी रैंडम पर्सन को पढ़कर लाओगे, वो डिपेंड करेगा उसकी ट्रेनिंग पर। क्या उसकी ट्रेनिंग अगर बहुत अच्छी है तो वो हमेशा डालता रहेगा, तो वो इंडिया के फेवर में जाएगा, वो साउथ अफ्रीका के लिए फेवर में नहीं रहेगा। तो यानी कि इक्वली लाइकली नहीं हुआ। या वो ऐसा पर्सन हुआ जिसने बास्केटबॉल कभी खेली ही नहीं है, तो वो कभी नहीं डाल पाएगा। अगर वो कभी नहीं डाल पाएगा तो इंडिया कभी टॉस नहीं जीत पाएगी, तो वो सब कुछ साउथ अफ्रीका के फेवर में होगा, इंडिया के फेवर में कुछ भी नहीं होगा। इस बात का मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से एक तो ड्राइवर का कार स्टार्ट करना और एक फुटबॉल प्लेयर का बॉल को डालना, शूट करना, ये दोनों ही हम क्या कहेंगे, इन दोनों ही केसेस में हम इसको इक्वली लाइकली नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसी ना किसी एक टीम को फेवर कर रहे होंगे। जबकि हम क्वेश्चन आंसर वाले इस क्वेश्चन की बात करें
कि अगर हमारे पास एक मैच हमें कराना है, उसका टॉस करना है कि कौन पहले खेलेगा कौन बाद में खेलेगा, तो इसके लिए अगर हमने रैंडमली किसी पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछा तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो सही आंसर देगा, हमने उसको दो ऑप्शन दिए, या तो वो सही वाला आंसर चूज करेगा या वो इनकरेक्ट वाला आंसर चूज करेगा। तो उसके बाद वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, तो वो सही भी चूज कर सकता है, मतलब इंडिया भी टॉस जीत सकती है, इनकरेक्ट चूज कर सकता है यानी साउथ अफ्रीका भी टॉस जीत सकती है। तो ये इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए कैसा होगा, इक्वली लाइकली आउटकम रहेगा। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ वाला क्या है, अ बेबी इज बॉर्न इट इज बॉय और गर्ल, यस करेक्ट, अ बेबी इज बॉर्न इट इज या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, है ना। तो ये कैसा है, इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट वाले दोनों इसलिए नहीं है क्योंकि ये ड्राइवर की ट्रेनिंग पर डिपेंड करेगा, ये प्लेयर की ट्रेनिंग पर डिपेंड करेगा, जबकि इन दोनों में सिर्फ दो ही केस बन सकते हैं, या तो क्वेश्चन ठीक होगा या गलत होगा, तो इसीलिए इक्वली लाइकली आउटकम है। और बेबी अगर बॉर्न होगा तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो यहाँ भी फेयर है ना, फेयर है, दोनों इक्वली प्रोबेबिलिटी रखते हैं, इसलिए वो इक्वली लाइकली आउटकम की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से एक थर्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो बेस्ट क्या रहता है, जो हम लोग देखते हैं कि अगर आपको कभी भी डिसाइड करना है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, तो टॉस कराने के लिए वहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, टॉस को माना जाता है, क्योंकि टॉस जो होता है उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है, तो इसलिए टॉस को हम सबसे बेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन इज इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, दैट्स वाई वी चूज इट एज, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कुछ ऑप्शन गिवन है, एक है 2/3 ऑप्शन, और एक है माइनस का 1.5, एंड एक ऑप्शन हमें गिवन है 15%, एंड एक ऑप्शन हमें गिवन है कितना 0.7। ठीक है, 0.7। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, केवल इतना ही हो सकता है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा या 0 या 1 वैल्यू रखता होगा। अब हम 2/3 अगर करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.6 समथिंग आएगा, तो 0.66 समथिंग आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, अब हम सी वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो परसेंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, तो आंसर कितना आएगा 0.15। तो ये भी किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है, क्योंकि ये आंसर किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा डी वाला जो आंसर है ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये माइनस में है, माइनस में है यानी कि 0 से लेस है, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो 0 से छोटा दे रखा है, नेगेटिव में दे रखा है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। इसलिए ये जो बी ऑप्शन है ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या है, बी। क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। ठीक है,
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन है 0.05 ऐसे गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये रूल हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05। तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, इसको उधर ले जाकर माइनस कराइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस कर दोगे ये क्वांटिटी उधर ले जाकर, तो कितना आ जाएगा 0.05 इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.95, ये इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो किस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज कितना होता है, 1। तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ लिख दी, प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। ये उधर जाकर माइनस हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.95। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out the candy without looking into the bag. Okay, यहां पर एक बैग है, ये एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या रखा हुआ है, इस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी रखी हुई है, लेमन फ्लेवर्ड की। ठीक है, लेमन कैंडी। ओके, तो क्या पूछा हुआ है हमसे, हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, ओके, तो क्या होगा, तो आंसर है हम निकालेंगे ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जितनी भी कैंडी हैं वो सब कैसी फ्लेवर्ड में हैं, लेमन। तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी अगर हम निकालेंगे तो उसके फेवर में कितने इवेंट होंगे, तो आंसर है 0। वहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो क्या होगा 0 आएगा और टोटल जो भी रहा होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, टोटल इवेंट यहाँ पर आएंगे, है ना। टोटल जितनी भी कैंडी रही होंगी, टोटल नंबर ऑफ कैंडी वो यहाँ पर आ जाएंगी, या टोटल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैंडी जितनी भी रही होंगी। ठीक है, इस तरह से। अब इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालना कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हर हाल में क्या आती होगी, 0 होती होगी। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी फॉर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो ठीक है, ये क्योंकि इसमें सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हैं, तो अगर आप अंदर हाथ डालते हो बिना इसमें देखे हुए, अगर आप बाहर निकालोगे तो ऑलवेज क्या निकल कर आएगा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकल कर आएंगी। तो इस बात का मतलब ये है कि जितना यहाँ पर लिखा होगा
ऊपर नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी लिखी होंगी, टोटल भी उतना ही नीचे भी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी लिखी होंगी। उनको कैंसिल आउट करोगे तो उनका जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 1, क्योंकि ये कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट। कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर से ये एक बैग है, इस बैग में कुछ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हैं, तो इसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 0, क्योंकि वो इवेंट कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, इस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है कि इसमें से अगर हम बिना देखे हुए अगर कोई भी कैंडी निकालेंगे तो वो ऑलवेज लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगी। ये बात श्योर है, इसलिए ये जो इवेंट है ये श्योर इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसान है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें गिवन है कितनी, 0.992। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम बर्थडे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ये ऑलवेज कितना होता है बच्चों, ये आपको पता है, ये ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे का हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, और हमसे पूछा क्या है, किसी इस सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी हुई है। तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, ये किसके इक्वल होगा, तो आंसर है 1 माइनस क्या, प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ये जो प्लस में है ना इधर, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस में। प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.992। ठीक है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.992। इसको आप माइनस करा दीजिए। ठीक है ना, तो इसको माइनस कराने पर ये कितना बन रहा होगा, 1.00, और ये तो यहाँ पर आ जाएगा 0. कितना 008, कितना बन जाएगा 008। तो फिर से प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे सेम डे ना होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 0.008। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स
नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास प्यारे बच्चों कितनी गिवन है, 5। ओके, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। दो चीज़ें पूछी हुई हैं हमसे, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में पूछा है बॉल इज रेड, है ना, रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यही हमारा इवेंट हो गया। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, तो आंसर है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ रेड बॉल ऊपर लिखोगे, नंबर ऑफ रेड बॉल, और अपॉन में क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, है ना, जो भी रही होंगी। ओके, अच्छा, अब नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी थी हमारे पास, 3। ओके, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8। तो रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/8। इसी तरह से हमसे पूछा गया है नॉट रेड, नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, यहाँ पर क्या लिख लें, रेड बॉल, है ना, रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल के ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। ये बात आप जानते हैं, है ना। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या आप सीधा डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है, तो रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है ना। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी उधर जाकर माइनस हो जाएगी। तो 1 माइनस 3/8। तो आंसर सॉल्व करने पर कितना आएगा, 5/8। तो नॉट रेड को दो तरीके से निकाल सकते थे आप, या तो आप ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 5/8 ही आती, है ना। या नॉट रेड लिखा है तो 1 माइनस रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी कर दो, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 5/8। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया।